हाँ बेटा, गुड इवनिंग। आज लास्ट लेक्चर ले रहे हैं मेटलर्जी का। कुछ इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं। पहला क्वेश्चन है Cr2O3 के एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन के लिए डेल्टा जी नेगेटिव दे रखा है। हमारा को क्या रखा है, दिस रिएक्शन इज थर्मोडायनामिकली फिजिबल। फिजिबल मतलब पॉसिबल, थर्मोडायनामिकली ये फिजिबल है। एपरेंट फ्रॉम गिव्स फ्री एनर्जी वैल्यू, ये बोल रहे हैं कि डेल्टा जी नॉट की वैल्यू से क्लियर है, एपरेंट इज क्लियर, राइट। तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू से क्लियर है कि ये फिजिबल रिएक्शन है, लेकिन ये रूम टेम्परेचर पर नहीं होती। ऐसा क्यों? थोड़ा किसी भी रिएक्शन के लिए ध्यान रखना, अगर डेल्टा जी नॉट दे रखा है, नेगेटिव में दे रखा है, तो कोई गारंटी नहीं है कि रिएक्शन हमेशा होगी। ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, लेकिन अंडर सर्टेन कंडीशन, आफ्टर सर्टेन टेम्परेचर। यानी कि जैसे आपने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा होगा कि कोई भी रिएक्शन को होने के लिए है ना एक एक्टिवेशन बैरियर क्रॉस करना होता है, बस वही वाली बात इसमें भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी डेल्टा जी नॉट दे रखा हो तो आपको ये फिक्स नहीं कहना है कि रिएक्शन तो होके रहेगी। हाँ, ये रिएक्शन होने के चांसेस हैं, लेकिन आपको उसके लिए है ना एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको टेम्परेचर अच्छा खासा देना पड़ेगा। इसका मतलब ये कि रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन आराम से नहीं होगी, बिकॉज रूम टेम्परेचर पर इतनी एनर्जी नहीं होती है कि एलिमेंट्स के या कंपाउंड्स के बॉन्ड ब्रेक हो सके और नए बॉन्ड में कन्वर्ट हो सकें। अगर आप चाहते हैं रिएक्शन हो तो टेम्परेचर शुड बी सफिशिएंटली हाई टू क्रॉस द एक्टिवेशन बैरियर। ये इसका सही जवाब है। कुल मिलाकर हमारे को यहाँ पर केमिकल काइनेटिक्स की मदद से जवाब देना है। सेकंड क्वेश्चन आ गया है, हाउ इज कॉपर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लो ग्रेड कॉपर ओर्स इफ जिंक एंड आयरन स्क्रैप्स आर गिवन विच इज एडवांटेजेस। ऐसा मैंने पार्ट बिल्कुल नहीं करवाया था जब मैं करवा रहा था क्लास में, तो ऐसी बात नहीं आई थी, बिकॉज वी एक्चुअली डू द मेटलर्जी, वी प्रेफर द मेटलर्जी फ्रॉम गुड ओर्स, हाई ग्रेड ओर्स। ये बोला हुआ लो ग्रेड ओर्स। लो ग्रेड ओर मतलब बेकार के ओर, कॉपर थोड़ा है, मिट्टी बहुत ज़्यादा है, वह लो घटिया किस्म का जो ओर होता है, इसको इंग्लिश में एक और नाम से जाना जाता है लीन ओर। लीन, पतला दुबला, हम ना वो कितने बढ़िया, वैसे नहीं पतले दुबले, ठीक है ना। तो वो लीन ओर होते हैं, वो बेकार के होते हैं। तो मोटा तगड़ा ओर होता है अपने जैसा, वो होता है बढ़िया ओर होता है ना, तो उससे है ना कॉपर निकालना जो है वो इंपॉर्टेंट है। हमने तो वही सीखा है, लेकिन अब एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखा है कि लो ग्रेड ओर से कैसे निकालोगे आप। तो मैं आपको तरीका बताता हूँ बेटा लो ग्रेड ओर से निकालने का। ये देखो, मान लो कॉपर का कोई क्या बोलते हैं ओर है, कॉपर ओर है, और ये लो ग्रेड है। अभी लो ग्रेड है तो क्या करो बेटा, या तो इसको हवा में छोड़ दो। जब हवा में लगातार छोड़ दोगे तो कॉपर का जो मेन ओर होता है वो होता है कॉपर सल्फाइड Cu2S। हवा में छोड़ने पर लगातार इसको मैदानों में खुली हवा में छोड़ देने पर ये कॉपर सल्फेट में कन्वर्ट होता रहता है, और ये सॉल्युबल होता है। सॉल्युबल होगा तो क्या करो, इसको पानी के बड़े बड़े टैंक्स में डाल लो, पानी में घुल जाएगा, मिट्टी अलग हो जाएगी और ये पानी में घुल के आ जाएगा। तो एक बार पानी में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप बोलोगे नहीं सर पानी में आने के बाद क्या करेंगे, तो ये बता दूंगा। पहले आप ये सीख लो कि एक तो तरीका हो गया कि कॉपर ओर को हवा में छोड़ दो, मैदान में छोड़ दो, खुले मैदान में छोड़ दो। एनसीईआरटी में ये मेथड नहीं बताया हुआ है। एनसीईआरटी में कहा हुआ है कि जो कॉपर ओर है उसको आप एसिड या बैक्टीरिया से ट्रीटमेंट कराओ, इसको बोलते हैं लीचिंग। ऐसे एसिड या बैक्टीरिया से ट्रीटमेंट कराओ जो इसको पानी में घोल दे। होते हैं ऐसे कई सारे एसिड्स होते हैं, कई सारे एसिड हैं, H2SO4 है, HCl है। अगर मैं अच्छी मात्रा में डालूंगा तो कॉपर जो है वो घुलने लगेगा, पानी में घुल जाएगा। कॉपर का ओर है वो पानी में घुल जाएगा। वैसे कॉपर ओर इनसॉल्युबल है, लेकिन एसिड से रिएक्शन या बैक्टीरिया से रिएक्शन होने के बाद ये बन जाता है Cu2+। कौन सा वाला? एक्वस। एक्वस मतलब वाटर सॉल्युबल। देखो यहाँ भी एक्वस आ गया था, यहाँ भी एक्वस आ गया था। यानी कुल मिलाकर हमारे को अभी करना है कि कॉपर 2+ हमारे पास है, यहाँ से भी और यहाँ से भी। कौन से फॉर्म में? एक्वस। एक्वस कॉपर से हमें कॉपर मेटल बनाना है, तो इसको बोलेंगे रिडक्शन करना है। अब रिडक्शन कैसे करें, तो यहाँ तक तो हो गई लीचिंग बेटा, ये तो हो गई लीचिंग। क्या लीचिंग के लिए मैंने कोई बहुत बड़ा फर्नेस यूज किया, कोई स्मेल्टिंग यूज किया, कुछ यूज नहीं किया, सिंपल बेटा पानी यूज किया है। तो इसका मतलब ये हाइड्रोमेटलर्जी का पार्ट है। तो हाइड्रोमेटलर्जी आंसर है। कॉपर को लो ग्रेड ओर से बनाने का तरीका है हाइड्रोमेटलर्जी। हाइड्रोमेटलर्जी से कॉपर आयन तक पहुंच गए बेटा अपन। अब यहां से अपने को बनाना है कॉपर मेटल, तो यहां पर आप ले लो आयरन स्क्रैप ले लो, यानी रद्दी आयरन, जो पुराना आयरन है, आयरन का स्क्रैप। या फिर आपके पास अवेलेबल हो तो हाइड्रोजन गैस भी ले सकते हो। आप जानते हैं बेटा ये ज़्यादा रिएक्टिव है, ये भी ज़्यादा रिएक्टिव है इसकी तुलना में। तो इसका जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो कम रिएक्टिव को उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस कर देगा, ये तरीका है। तो आयरन तो चला जाएगा एक्वस में और कॉपर आ जाएगा बाहर, यहाँ मिल जाएगा अपने को कॉपर मेटल। इस तरह से रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है ना। तो पहला वाला तो है लीचिंग और ये वाला है रिडक्शन।
लीचिंग और रिडक्शन। एनसीईआरटी में एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है कि वो तो आयरन का स्क्रैप अच्छा रहेगा या जिंक का। थोड़ा आयरन और जिंक में मोर रिएक्टिव कौन है, तो आंसर है जिंक, क्योंकि जिंक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर आता है। मैं वापस से बोल रहा हूं बेटा, आयरन और जिंक में ज्यादा अच्छा है जिंक, क्योंकि जिंक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर आता है। लेकिन एनसीईआरटी में जवाब दे रखा है कि आयरन लो बिकॉज आयरन सस्ता होता है। तो इसका मतलब ये कि सस्ता और अच्छे में से ज्यादा अच्छा होगा वो जो कि होगा सस्ता, है ना। अच्छे से यहाँ मतलब नहीं है, अच्छा वही है जो कि सस्ता है। हो सकता है आपके सस्ते अच्छे और खराब में थोड़ा उलझन हो रही हो, तो बस इतना ध्यान रखो कि मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज के अंदर हमारा प्राइम मोटिव होता है पैसा कमाना। तो एडवांटेज इकोनॉमिकल मेन होती है, वहां पर रिएक्शन को कई बार हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कई बार हम मोर रिएक्टिव को हटा के लेस रिएक्टिव से रिएक्शन करवाना पसंद करते हैं क्योंकि वो सस्ता पड़ता है। हम देखते हैं बेटा मेटलर्जी में कार्बन कितने बड़े स्तर पर लिया जाता है जस्ट बिकॉज वो सस्ता है। कार्बन की बजाय अगर हम दूसरे रिड्यूसिंग एजेंट लें तो एलिंगम डायग्राम में ऐसे कई सारी चीजें जो कि कार्बन के नीचे है, फिर भी हम कार्बन को प्रेफर करते हैं बिकॉज ऑफ इट्स लो कॉस्ट। इन द सेम ऑन द सेम लाइंस, है ना, इफ यू आर आस्क्ड बिटवीन अ कंपैरिजन ऑफ आयरन एंड जिंक टू बी यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, द आंसर विल बी आयरन फॉर द सिंपल रीजन दैट आयरन इज लेस कॉस्टलियर एज कंपेयर टू जिंक। दो फ्रॉम द रिएक्शंस पर्सपेक्टिव, रिएक्टिविटी के पर्सपेक्टिव से देखें, रिएक्टिविटी के पर्सपेक्टिव से देखें तो ऑफ कोर्स जिंक इज बेटर, बट देन हमारे लिए मेन थिंग जो है वो कौन सी है, कॉस्ट, पैसा बचाओ, ठीक है ना, और मेटल को पाओ। तो फाइन, तो हमने मेरे ख्याल से देख लिया हाउ इज कॉपर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लो ग्रेड कॉपर ओर। तो लो ग्रेड कॉपर ओर से कॉपर को बनाने का तरीका हाइड्रोमेटलर्जी, जिसके दो स्टेप्स है। पहला स्टेप है लीचिंग। लीचिंग या तो खुले मैदान में अपने आप हो जाए, खुले मैदान में छोड़ दो तो वो कॉपर सल्फेट अपने आप बन जाएगा, लेकिन वो एनसीईआरटी में लिखा हुआ नहीं है, ठीक है ना। वो जेडी लीव वगैरह जो बुक्स हैं उसके अंदर बताया हुआ है कि कैसे लो ग्रेड कॉपर एयर से कम खर्चा करते हुए हम कैसे बना लेते हैं कॉपर। तो दूसरा तरीका जो एनसीईआरटी में बता रखा है वो है कि आप उसमें एसिड से या बैक्टीरिया से लीचिंग करवा के कॉपर को पहले सॉल्यूशन में लेकर आ जाओ और बाद में उसका आयरन स्क्रैप या हाइड्रोजन की मदद से रिडक्शन करवा के कॉपर मेटल बना लो। कॉपर कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय हाइड्रोमेटलर्जी बट नॉट जिंक, एक्सप्लेन। कॉपर को हाइड्रोमेटलर्जी से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। वापस देखो ये क्वेश्चन आ गया है, ये देखो कॉपर को हमने हाइड्रोमेटलर्जी से एक्सट्रैक्ट कर लिया, लेकिन ऐसे कैसा प्रोसेस जिंक के साथ कभी नहीं कर पाएंगे। अगर आप बोलोगे सर जिंक के साथ क्यों नहीं कर पाएंगे, बड़ा जिंक के साथ ही रिएक्शन बहुत मुसीबत वाली होगी, है ना। जिंक इज अ रिएक्टिव मेटल, तो जिंक आयन से जिंक बनाना बहुत मुश्किल होगा। तो जिंक आयन कैन नॉट बी सुटेबली कन्वर्टेड इनटू जिंक because of high reactivity of zinc. That's why the hydrometallurgical principles will not be applied on zinc which are applied on copper. कॉपर में इसलिए बन गया बेटा क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव है, नोबल मेटल जैसा है, तो जल्दी से बन जाता है। लेकिन अगर यहाँ जिंक बनाना होता बेटा तो कितना मुश्किल होता है। जिंक आयन से जिंक नहीं बनेगा, जिंक रिएक्टिव मेटल है, तो जिंक आयन के फॉर्म में रहना चाहता है, तो जिंक आयन से जिंक बनाना मुश्किल है। इसलिए हाइड्रोमेटलर्जिकल तरीकों से हम जिंक नहीं बना पाएंगे, जिंक की मेटलर्जी हम नहीं कर पाएंगे, कॉपर की कर सकते हैं। ये हो चुका है अपना, ये हो चुका है। वाई कॉपर मैट इज पुट इन सिलिका लाइन कन्वर्टर। क्या कॉपर मैट का मतलब मालूम है बेटा आपको? आपको याद होगा मैंने आपको कॉपर मैट पढ़ाया था, Cu2s प्लस FeS, और फिर बाद में सिलिका का यूज, सिलिका लाइन कन्वर्टर मतलब ऐसा कन्वर्टर, ऐसा है ना फर्नेस जिसमें सिलिका खूब सारी मात्रा में रहती हो। तो अब यहाँ पर इस मेटलर्जी में सिलिका का क्या यूज है बेटा, जो FeS को हम ऑक्सीडाइज करके FeO बनाएंगे, उस FeO को स्लैग आउट SiO2 की मदद से ये FeSiO3 बनाकर स्लैग के फॉर्म में अलग कर देता है। तो सिलिका लाइन कन्वर्टर का यूज ये हो गया कि सिलिका विल वर्क एज अ फ्लक्स फॉर रिमूविंग द गैंग पार्टिकल्स ऑफ आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड जो गैंग पार्टिकल, जो अनवांटेड पार्टिकल्स हैं, उनको हटाने का काम करेगा सिलिका। इसलिए सिलिका लाइन कन्वर्टर यूज होता है कॉपर मैट पाउडर के लिए। तो कॉपर मैट पाउडर जिस फर्नेस में उसको ट्रीटमेंट उसका करवाया जाता है वहां पर सिलिका होनी जरूरी है। बस 100 बात की एक बात इतनी सी है। तो अपन आते हैं इसी बात पर वापस। ये देखो क्या लिखा हुआ है, वाई कॉपर मैट इज पुट इन सिलिका लाइन कन्वर्टर। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो इसका जवाब भी देना है कि सिलिका लाइन कन्वर्टर में सिलिका होता है जो कॉपर मैट से बने FeO को स्लैग बना के बाहर निकाल देगा। कॉपर मैट इज Cu2s प्लस FeS। FeS का हम बना देंगे FeO, और FeO को स्लैग बना के कौन निकाल देगा बेटा बाहर, सिलिका निकाल देगा। ये इसका यूज है। तो सिलिका लाइन कन्वर्टर का यूज मैंने बता दिया आपको।
आउट ऑफ कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड विच इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट फॉर जिंक ऑक्साइड। इसके लिए आपको थोड़ा बहुत याद होना चाहिए बेटा एलिंगम डायग्राम। मैं बताता हूं आपको एलिंगम डायग्राम क्या याद होना चाहिए आपको, वो देखो। ये देखो ये कार्बन का एलिंगम डायग्राम है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड का एलिंगम डायग्राम है, और ये बीच में एक और लाइन होती है कार्बन वाली, वो मैंने बनाई नहीं बिकॉज वो दो लाइंस इंपॉर्टेंट है। जो टेम्परेचर डिपेंडेंट लाइंस है वो CCO की, कार्बन का ग्राफ नीचे आता हुआ होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का ऊपर जाता हुआ होता है। जिंक इन दोनों के नीचे होगा बिकॉज जिंक इज अ रिएक्टिव मेटल, तो जितना रिएक्टिव मेटल होगा उतना नीचे तो होगा बेटा। जिंक का ग्राफ ये है। अब इस ग्राफ को देखो बेटा, बताओ ये ग्राफ किसके नीचे है, ये 1 के नीचे है या 2 के नीचे है? तो जवाब है कि ये 1 के भी नीचे है और 2 के भी नीचे है, लेकिन 1 से कट रहा है, इसका मतलब 1 से ऊपर जा रहा है, यानी 1 इसको रिड्यूस कर सकता है, यानी 1 मतलब कार्बन कैन बी रिड्यूसिंग एजेंट फॉर जिंक ऑक्साइड। मैंने कहा था रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा जो नीचे है, और नीचे कार्बन आ सकता है, लेकिन CO कभी इसके नीचे आ रहा है क्या बेटा? देखो ये जिंक ऑक्साइड की लाइन चल रही है और ये CO की लाइन चल रही है। CO हमेशा ऊपर है जिंक ऑक्साइड से। अगर CO जिंक वाली लाइन से हमेशा ऊपर है, मतलब CO जिंक के लिए कभी रिड्यूसिंग एजेंट नहीं हो सकता है। तो एलिंगम डायग्राम से क्लियर है कि जिंक ऑक्साइड को अगर जिंक में कन्वर्ट करना है तो रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा जिसकी लाइन जिंक के नीचे है, और जिंक के नीचे लाइन इसकी आ रही है, लेकिन ये कभी नहीं आ रहा है, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड कभी भी जिंक के लिए रिड्यूसिंग एजेंट नहीं हो सकता है। सीधा सा जवाब है, तो आंसर इसके लिए कार्बन होगा, ना कि कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यस, आउट ऑफ C and CO विच इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट फॉर ZNO, तो अपने को आंसर देना है C इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज इट्स लाइन ऑन एलिंगम डायग्राम कैन कम डाउन एट अ हायर टेम्परेचर while CO is always above the line of zinc, and that's why CO can never be used as a reducing agent for zinc oxide in the metallurgy of zinc. How you obtain zinc from zinc blend? चलो ठीक है, इसको भी सॉल्व करते हैं अपन। जिंक को जिंक ब्लेंड से बनाना है। ये रहा जिंक ब्लेंड ZNS सल्फाइड ओर है, तो इसका करेंगे फ्रोथ फ्लोटेशन। फ्रोथ फ्लोटेशन से बन जाएगा ZNS, कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा। हो गया कॉन्सेंट्रेट, फ्रोथ फ्लोटेशन आना चाहिए आपको। कॉन्सेंट्रेट हो गया, अब क्या करना है बेटा आगे? अब आगे करना है इसका रोस्टिंग कौन सी, पार्शियल या कंप्लीट? तो आंसर है कंप्लीट, क्योंकि पार्शियल तो करते हैं क्यों होगा प्रभात की, और ये क्यों होगा प्रभात नहीं है, इसका मतलब पार्शियल रोस्टिंग करें, कंप्लीट रोस्टिंग करेंगे, बन जाएगा जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड बन गया। अब मुझको बताओ, कार से फिसले संत प्रभु जन, इसका मतलब कार से फिसले संत प्रभु जन का मतलब जिंक वाले को रिड्यूस करने के लिए कार्बन रिडक्शन की जरूरत है। अब कार्बन रिडक्शन किससे होता है बेटा? C से होता है या CO से होता है? तो आंसर है दोनों से होता है, लेकिन यहां पर कौन काम आएगा? तो अभी मैंने समझाया था कि जिंक वाली मेटलर्जी में कार्बन को यूज करते हैं, ना कि कार्बन मोनोऑक्साइड को। तो कार्बन मोनोऑक्साइड को यूज नहीं करना है, यहाँ पे कार्बन को यूज करना है, जिससे बन जाएगा जिंक। मैंने कहा था मेटल बनने के बाद में यूज करते हैं अपन प्यूरिफिकेशन मेथड, तो जिंक के लिए प्यूरिफिकेशन मेथड लगाएंगे अपन डिस्टिलेशन, क्योंकि जिंक को डिस्टिलेशन से दूसरों से अलग कर सकते हैं। तो यहां पर डिस्टिलेशन करेंगे तो यहां पे जिंक प्योर हो जाएगा। अगर आपको जिंक एब्सोल्युटली प्योर चाहिए, एकदम प्योर चाहिए, तो सबसे लास्ट स्टेप होता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, जिसमें इम्प्योर का बनाते हैं एनोड, प्योर का बनाते हैं कैथोड, सॉल्युबल इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्युबल सॉल्ट का लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट, और एनोड के नीचे इकट्ठा हो जाता है एनोड मड, जिसमें लेस बेसिक मेटल्स यानी कि लेस रिएक्टिव मेटल जैसे कि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड होने की चांसेस रहते हैं। मैंने आपको ये समझाया था पहले भी। तो इस तरह से अपन इस रिएक्शन करवा पाएंगे। तो लास्ट में हमारा जवाब है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग होगा, और ले लेंगे जिंक। तो जिंक ब्लेंड से जिंक बनाने का जो रास्ता है वो मैंने पूरा आपको बता दिया है। ये भी हो गया अपना लास्ट। Why is the reduction of a metal oxide easier if the metal formed is in liquid state? ये थर्मोडायनामिक्स का क्वेश्चन है, दिया आपको मेटलर्जी में ही है ना, कि एनसीईआरटी में भी मेटलर्जी में दिया हुआ है। लेकिन देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है। ये बोल रहे हैं कि रिडक्शन ऑफ अ मेटल ऑक्साइड इजियर। चलो मेटल ऑक्साइड के रिडक्शन को इजियर बनाना है अपने को। देखो चलो ये क्वेश्चन मैं आपसे ही पूछता हूँ। मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है और इससे बन रहा है मेटल प्लस ऑक्सीजन, इसको इजियर बनाना है। बताओ कोई भी रिएक्शन को इजियर बनाने के लिए उसका डेल्टा जी ज्यादा नेगेटिव होना चाहिए, और डेल्टा जी ज्यादा नेगेटिव होने के लिए डेल्टा एस शुड बी मोर पॉजिटिव। अब देखो यहां पर ये सॉलिड है और ये गैस है, ठीक है ना। अगर ये लिक्विड बनने लग जाए, जैसे कि उसमें क्वेश्चन में बोला हुआ है कि अगर ये लिक्विड होगा
तो रिएक्शन आसान हो जाएगी क्या? तो देखो अगर ये लिक्विड होगा, मुझको बताओ अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एंट्रोपी बढ़ रही है कम हो रही है, सॉलिड से बन रही है गैस तो एंट्रोपी बढ़ रही है, तो रिएक्शन आसान होनी चाहिए। लेकिन अगर एंट्रोपी ज्यादा बढ़े तो और ज्यादा आसान हो जाएगी, और ज्यादा कब बढ़ेगी बेटा? जब ये लिक्विड हो गया सॉलिड होगा तो ये लिक्विड होगा तो ये और भी एंट्रोपी और ज्यादा बढ़ेगी। अभी तो बढ़ी रही है और ज्यादा बढ़ेगी, तो इसका मतलब ये कि when the metal is obtained in liquid form then the change in entropy is more which will give more negative value of delta G and making the process more thermodynamically feasible। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मेटल अपने लिक्विड स्टेट में बन रहा होगा है ना, रिडक्शन टेम्परेचर पर अगर मेटल अपनी लिक्विड स्टेट में बन रहा है ना, तो वो रिएक्शन और भी ज्यादा आसान होने वाली है। इसका मतलब रिडक्शन ऑफ अ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल becomes easier if the metal obtained at the reduction temperature is in liquid form, and then that becomes even more easier reaction. As you can see here, what is written? Why is the reduction of metal oxide easier if the metal formed is in liquid state at temperature of reduction? तो हम लोग को जवाब ये देना है, when the metal formed is in liquid form, है ना, जब मेटल जो बन रहा है वो लिक्विड फॉर्म में होगा, then the delta G has more negative value which indicates more spontaneous reaction. That's why this reaction is very easier to happen. चलो ठीक है, I hope your metallurgy is now वेल डन, क्योंकि मैंने आज तक मैं बताऊं आपको, मैंने जब भी जो करवाया क्लास में वगैरह करवाया तो मैटर पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा मैटर मैंने यहाँ पर दे दिया है, क्योंकि यहाँ पर टाइम का कंस्टेंट नहीं था, हम भी फ्री हैं, थोड़ा बहुत आप भी फ्री हो, तो मैंने जो है कुछ ऐसा कंजूसी से नहीं रखा कि नहीं मेटलर्जी अपन ने एनसीईआरटी का नहीं बताया या और नहीं बताया वो नहीं बताएं, सब कुछ बता दिया, क्रोमेटोग्राफी तक आपको बता दिया है। तो ये एक्सपेक्ट कि आप बढ़िया तरह से प्रिपेयर करोगे, यू ट्राई टू मेक फुल यूज़ ऑफ इट, है ना, इसको वेस्ट मत जाने देना बेटा, है ना, हमारे प्रयासों को आपके प्रयासों को ये वेस्ट मत जाने देना, इसको अच्छी तरह करना। डोंट थिंक दैट द मेटलर्जी इज जस्ट अ वन क्वेश्चन टॉपिक, बूंद बूंद करके सागर बनता है बेटा, तो हमारे को उस सागर को पूरी तरह से संभाल लेना है, ठीक है ना, ऐसा छोड़ना नहीं कुछ भी। तो मेटलर्जी से जैसे टॉपिक को हम अगर छोड़ते हैं ना बेटा, तो लास्ट के मोमेंट पर जाके हम जो है वो अपना कॉन्फिडेंस खो बैठते हैं। इन छोटे छोटे टॉपिक से ही हमें कॉन्फिडेंस आता है, और कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आप मेरे जितने भी लेक्चर्स काउंट मिला के देखोगे तो मुश्किल से 4 घंटे 3.5 4 घंटे 5 घंटे में पूरे हो रहे हैं, एंड दैट इज़ वेरी गुड, है ना। तो अगर आपको 5 घंटे की स्टडी में एक क्वेश्चन आपको कंफर्म हो रहा है, आई थिंक दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।